आदाब दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इसराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर किए, जिसकी वजह से इसराइल के अंदर 1400 अफराद मारे गए और 200 से ज्यादा अफराद को होस्टेज बनाया गया। इसके मुकाबले में इसराइल ने कहा कि ये जंग आप लोगों ने शुरू की है, लेकिन इसको खत्म अब हम करेंगे। इसराइल ने इसके बाद हमास पर 12 दफा अटैक किया और 3 हफ्ते के दौरान अभी तक ये जंग जारी है और इस जंग के अंदर टोटली 5000 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। इसराइल ने हमास पर जितने भी अटैक किए उसके नतीजे में हमास कुछ भी कर नहीं पाया है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बहुत सारे कंट्रीज इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अमेरिका, सीरिया, लिबनान और बहुत सारे सऊदी कंट्रीज शामिल हैं। लेकिन इस जंग के अंदर जीत कौन रहा है और हार किसकी हो रही है, ये किसी को अब तक समझ नहीं आया। तो मैं आपको बताता हूँ तो कि इस जंग के अंदर जीत आखिर हो किसकी रही है। कतर, ये एक ऐसा देश जो कि इस जंग के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये पूरी की पूरी जंग कतर जीत रहा है। तो आप कहेंगे कि 27 लाख की आबादी वाला ये मुल्क किस तरह से इस जंग को जीत रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज को ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हेल्सियन एरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। यूं तो इंडिया भी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अभी इसराइल का साथ देता हुआ नजर आता है, लेकिन 1947 से ही इंडिया का पर्सपेक्टिव काफी क्लियर था। इंडिया का ये कहना था कि पैलेस्टाइन के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। 2017 के अंदर जब इसराइल के साथ इंडिया के तल्लुकात काफी मजबूत हो चुके थे, तो तब भी नरेंद्र मोदी से जब ये पूछा गया कि क्या आपने पैलेस्टाइन को छोड़ दिया है और इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस पर इनका कहना था कि हमारा पर्सपेक्टिव पैलेस्टाइन को लेकर हमेशा वही रहेगा जो कि 1947 के टाइम पर था। और वाकई इनका मुद्दा उसी के उसी तरह है। ये अगरचे वोट नहीं कर रहे पैलेस्टाइन को, लेकिन फिर भी इनको डायरेक्टली सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कतर डबल गेम खेलता है। वो एक तरफ तो पैलेस्टाइन के लोगों को अपने मुल्क के अंदर पनाह देता है, यानी कि इनके बड़े बड़े लीडर्स को अपने मुल्क के अंदर रखता है, और दूसरी तरफ इनके खिलाफ साजिशें भी करता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अमेरिका की मिलिट्री बेस कतर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन कतर के अंदर ही हमास के लीडर रहते हैं। हमास के लीडर इस्माइल हयानी, जो कि 2012 तक सीरिया के अंदर रह रहे थे, अभी आकर कतर के अंदर रह रहे हैं। कहने को तो हमें ये कहा जाता है कि गाजा एक ओपन प्रिजन है और यहाँ के रहने वाले लोग फ्रीडम फाइटर हैं, लेकिन फ्रीडम फाइटर के हमेशा लीडर्स बाहर ही क्यों रहते हैं? कतर के अंदर रहने वाले इनके लीडर कभी भी हमास के साथ जाकर नहीं लड़े, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि रिमोट कंट्रोल से उन लोगों को ट्रेन किया जा रहा है जो कि ब्रेन वॉश के तौर पर काम करते हैं। ब्रेन वॉश करने के बाद लोगों को जंग के अंदर उतारा जाता है और इनको कत्ल करवाया जाता है, और इसके अंदर कतर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कतर का रोल इनके बेनिफिट्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बात तो यह है कि कतर इन लोगों से बेनिफिट कैसे लेता है। कतर पूरी दुनिया की इस्लामिक कंट्रीज की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ वेल कनेक्टेड रहता है, चाहे वो लिबनान की हिजबुल्लाह हो या फिर अफगानिस्तान की तालिबान हो या फिर वो गाजा की हमास हो। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्टेड रहता है। 2014 के अंदर जब तालिबान ने अमेरिका के कुछ मिलिट्री बेस ऑफिसर को पकड़ लिया था, तो उनको छुड़ाने के अंदर कतर ने अहम रोल प्ले किया था। उन लोगों को इन्होंने वापस करवाया और तालिबान के कुछ अफराद को दूसरी तरफ अमेरिका से लेकर वापस किया था। 2017 के अंदर जब सीरिया के कुछ लोगों को ईरान के अंदर पकड़ लिया गया था, तो उन लोगों को छुड़ाने के लिए भी इन्होंने ही रोल प्ले किया था और $1 बिलियन की पेमेंट कर दी थी, जिसके नतीजे में उन लोगों को वापस छुड़ा लिया गया था। तो इस तरह जिस तरह से दूसरे कंट्रीज इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि हमें तेल की बजाय दूसरी चीजों पर डिपेंडेंट होना है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। इसी तरह कतर इस चीज पर काम करता है कि उनको एक मीडियोकर बनकर एक दरमियान में रहकर फैसले करवाने वाले लोगों में शामिल होकर अपना फायदा हासिल करना है, और ये चीज अभी तक वो बहुत आसानी के साथ कर पा रहा है। आपके ख्याल में कतर ठीक कर रहा है या गलत? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।